Hello everyone. Welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 22nd July 2024 and in today's session I will discuss the important news. So now we come to the first news. Biden drops out of race, endorses Kamala Harris. So जो USA के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जो बाइडेन, उन्होंने अपना नाम जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं उसकी रेस से वापस ले लिया है और उन्होंने अपनी जगह जो कमला हैरिस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एट प्रेजेंट यूएसए की, उनको एंडोर्स किया है। यानी कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि उनके स्थान पर कमला हैरिस इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगी। ऐसा क्यों हुआ, उसका एक कुछ रीजन है कि मिस्टर जो बाइडेन की और जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक मीटिंग रखी गई थी लास्ट 27 जून को, जिसमें कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उन क्वेश्चंस के वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए, जिससे ये लगा कि ये जो है एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। फिर जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी के और उस पार्टी के अदर जो अलायंसेस हैं, उन्होंने भी ये ऑब्जेक्शन उठाया कि इस बार मिस्टर जो बाइडेन जो हैं वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, या मतलब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट करेंगे। तो अभी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि जो मिस्टर जो बाइडेन है वो उनका जो प्रेजेंट टर्म है उसको पूरा करेंगे और फिर वो नेक्स्ट कोई इलेक्शन को, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट स्केल्स बैक जॉब्स कोटा अमिड अनरेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वहां क्या है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है बांग्लादेश की, उन गवर्नमेंट जॉब में अराउंड 33% जो कोटा था वो किसका था, यानी कि 1/3 जो कोटा था वो उन सेना के लोगों का था जिन्होंने 1971 में वार करी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए। अब इस पर कंट्रोवर्सी हुई तो इसको वहां के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और अभी ये केवल जो है कोटा 5% रहने दिया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। स्टॉर्मी बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइकली ओवर यूपी's कांवर यात्रा ऑर्डर, टेररिस्ट अटैक, जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ये 18वीं लोकसभा है और ये अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई है या रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो 18th लोकसभा में क्या हुआ कि जो पहला बजट सेशन है इसमें जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनके पास कुछ लिस्ट है और वो इन मैटर्स पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो कौन कौन से मैटर पर वो डिस्कस करना चाहते हैं, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन होगा इसमें किन किन इश्यूज पर चर्चा होगी। तो पहला है हमारा अपोजिशन डिमांड डिस्कशन ऑन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू डिस्प्ले नेम प्लेट्स एट एंट्रीज ऑन द कांवर यात्रा रोड। मतलब जो कांवर की यात्रा है और जिस रूट से कांवर आती है हरिद्वार से और दिल्ली वगैरह, तो उस रूट पर जितने भी खाने पीने की दुकान है उन सबको ये यूपी गवर्नमेंट ने और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि वो अपने नेम प्लेट लगाएंगे दुकान के आगे कि ये किस पर्सन की दुकान है। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये है, या और उनके पार्ट पर ये ड्यूटी भी है कि वो उसमें क्या लगाएंगे, वो उसमें उनके यहाँ कौन कौन स्टाफ काम करते हैं और स्टाफ का क्या नाम है, ये सब भी उनको मेंशन करना पड़ेगा। सो ये डायरेक्शन इशू की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा। अब इसको लेकर देश में एक इशू मचा हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ दोज शॉप ओनर्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मींस अनटचेबिलिटी है ये। ठीक है, तो इस बात को लेकर कुछ लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और आज ही मैं देख रहा था अभी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा होटल
कौन सा रेस्टोरेंट वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा है। ठीक है, तो इस पर भी जो हमारे लीडर्स हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं और उनकी कुछ की डिमांड ये है कि इसको वापस लिया जाए। नेक्स्ट है राइजिंग नंबर ऑफ टेररिस्ट केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट के अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इससे पहले जब से ये मोदी सरकार बनी है 2014 से, टेररिस्ट के अटैक में काफी कम हो गए थे, लेकिन अभी से फिर ज्यादा इनकी संख्या बढ़ गई है। तो इस पर भी अपोजिशन सरकार से बात करना चाहता है कि ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट इंटरनल स्ट्राइफ इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो प्रॉब्लम चल रही है, मणिपुर हिंसा पर भी वो आर्ग्यू करना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो नीट पेपर हुआ है उसमें जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उस पर भी डिस्कशन करना चाहते हैं। और एनडीए, अलाइज, टीडीपी, जेडीयू एंड एलजेपी, ये रामविलास की पार्टी है, रामविलास जी की, ये इन्होंने डिमांड किया है कि आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम हल्का सा समझ लेते हैं स्पेशल स्टेटस को। तो बेसिकली क्या है देखिएगा, आर्टिकल 280 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक फाइनेंशियल कमीशन या फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंडेशन देता है कि किस स्टेट को टैक्स का कितना % दिया जाना चाहिए। भारत सरकार के और राज्य सरकार के 3 तरह के रिलेशन होते हैं, एक लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और थर्ड फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन का मतलब ये होता है कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको लगाती हमारी भारत सरकार है लेकिन उनको कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, या कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको लगाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको कलेक्ट करती है और उसको आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है और आधा खुद रख लेती है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। नाउ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है या फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये है कि ये रिकमेंड करता है कि किस स्टेट को कितना टैक्स मिलना चाहिए या उसका फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी होनी चाहिए। अब जनरल रूल ये है कि सभी स्टेट को इक्वल अमाउंट दिया जाता है, लेकिन यहां पर अगर किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल गया तो उसको कुछ अमाउंट ज्यादा मिल जाता है। अब किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, तो वहां की पॉपुलेशन को देखकर, वहां के जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उनके लोगों के पास कैसे हैं, या वहां का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, कोई पहाड़ वगैरह ज्यादा तो नहीं है, वहां की SC ST की पॉपुलेशन को देखकर, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके उस पर्टिकुलर स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने डिमांड की है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए। Now we come to next news. 45% rise in vehicle permit violations from last year. तो इस साल में क्या हुआ है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है, तो अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल एक्ट पहले ये एक्ट था 1988 का, लेकिन इसमें 2019 में अमेंडमेंट किया गया और इसमें जो भी मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रोविजंस थे, अगर कोई पर्सन उन प्रोविजंस का वायलेशन करता है तो उसको अब इस साल से मतलब 2024 से 45% ज्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस ने दी है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। DCI बैन ऑन सॉलिसिटिंग लिटिगेशन वर्क स्पार्क डिबेट अमंग लॉयर्स। क्या हुआ है कि हमारे देश में जो लीगल एजुकेशन है या जो एडवोकेट का प्रोफेशन है उसको गवर्न करता है एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट 1961 उसको रेगुलेट करता है। इस एक्ट के अनुसार जो एडवोकेट्स हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि उनके एडवर्टाइजमेंट करने की कुछ लिमिट है और वो बहुत ज्यादा डिजिटल मीडिया पर या सोशल मीडिया पर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और उसमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन रिसेंटली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देखा कि बहुत सारी जो हमारी वेबसाइट्स हैं लाइक
क्विकर, सुलेखा, जस्ट डायल, ये बहुत सारे एडवोकेट्स के नंबर प्रोवाइड कर रही हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, और ये जो वेबसाइट्स हैं ये ही उनको क्या दे रही हैं, रैंकिंग भी दे रही हैं और रेटिंग दे रही हैं। लेकिन इस रेटिंग का कोई भी लीगल बेसिस नहीं है और इस रेटिंग की कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। तो इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जो एडवोकेट्स हैं उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पहलू ये है, कुछ लोगों ने इस पर इसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई है। जैसे उन्होंने कहा है, मिस्टर कश्यप argued for regulating, not banning legal marketplaces and directories to help client connect with the lawyers and reduce the problems of touts in courts. Touts कौन होते हैं? Touts वो लोग होते हैं जो किसी वकील को या क्लाइंट को केस दिलाते हैं। तो मान लिया इनके पास कोई क्लाइंट आया और ये किसी क्लाइंट को बताएंगे कि ये वकील अच्छा है या ये एडवोकेट अच्छा है, और जब वो क्लाइंट उस एडवोकेट के पास जाएगा तो वो एडवोकेट इसको कुछ कमीशन देगा। सो दिस प्रैक्टिस इज कंसीडर्ड अ बैड प्रैक्टिस इन लॉ, और इसीलिए टाउट्स को रोकने के लिए भी सरकार ने और पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अभी क्या है कि साइप्रस में कंट्रोवर्सी चल रही है, और उस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या है कि जो यूनाइटेड ये है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और उस रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसने ये डिमांड करी है सभी जो कंट्रीज हैं कि वो उसकी सॉवरेनिटी को, साइप्रस की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करें, साथ ही साथ क्या करें, और वहां पर पीस मेंटेन करने में हेल्प करें। अब देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? वन ऑफ द परमानेंट मेंबर, वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, जिसमें से एक ये भी है, और इसमें 15 लोग होते हैं, 15 कंट्रीज हैं। आउट ऑफ 15, 5 कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर, 5 कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर एंड 10 कंट्रीज आर नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, और जो ये 5 कंट्रीज हैं इनके पास होता है राइट टू वीटो। वीटो का मतलब ये होता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो इन 5 परमानेंट मेंबर की वोट उस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में होनी चाहिए, तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी परमानेंट मेंबर उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता तो उस डिसीजन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लिया जा सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन रोल ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर वो पीस को एस्टेब्लिश करे। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि देखिएगा, अगर किसी भी देश में विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, या 2 देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उससे किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है, तो वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का रोल आता है, और सिक्योरिटी काउंसिल उस विवाद को निपटा सकती है, उसको सॉल्व कर सकती है। नाउ महुआ अदर मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द नेम प्लेट ऑर्डर बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ कि जो नेम प्लेट्स लगाने के लिए बोला है उत्तराखंड में और यूपी में, उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और इनका कंसर्न ये है कि ये जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन करता है, राइट टू प्रोफेशन का वायलेशन करता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पे अभी मैंने डिसीजन देखा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके पास ये राइट है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा शॉप जो है या कौन सा होटल वेजिटेरियन है या नहीं। बेल कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस चार्जेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी पर्सन को जो बेल है वो आप केवल इस ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं। अब हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली इस केस में क्या है कि एक एक्यूज्ड पर्सन है, उसे 2015 में अरेस्ट किया गया था, और अरेस्ट किया गया था किस रिगार्डिंग? फेक करेंसी के रिगार्डिंग उसको अरेस्ट किया गया था। अब उसको जब से अरेस्ट किया गया है, जब से बेल नहीं दी गई है। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये है कि पहले उस पर्सन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली, तो उस डिसीजन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में ये कहा कि किसी पर्सन को बेल देना या ना देना केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता, या किसी भी पर्सन को या किसी एक्यूज को केवल इस आधार पर बेल डिनाई नहीं की जा सकती कि उसके खिलाफ कुछ सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। अब बेल के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेल क्या होता है कि देखिए, जो ऑफेंसेस हैं हमारे कानून में, वो दो तरह के होते हैं। ऑफेंसेस, पहला बेलेबल और दूसरा नॉन बेलेबल। बेलेबल, bail can be taken as a matter of right. Bail can be taken as a matter of right, and non-bailable offenses में bail depends upon the discretion of the discretion of court. Depends upon the discretion of court. अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बोलते हैं तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलती। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिलती है। क्यों? क्योंकि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। मेनली पर्पज ये होता है, जब कोई पर्सन ऑफेंस करता है या अपराध करता है तो उस पर्सन को पुलिस जब अरेस्ट करती है तो उसको केवल इतने समय तक के लिए बेल नहीं दी जाती जितने समय में इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। तो ये एक जनरल रूल है और एक जनरल प्रैक्टिस है, लेकिन उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको बेल बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसको बेल तो दी जाएगी, बट उस पर कोर्ट कुछ हार्ड कंडीशंस इंपोज कर सकता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि अगर किसी पर्सन को सीरियस ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया गया है, यानी कि उसको सीरियस ऑफेंसेस में वो आरोपित है, एक्यूज्ड है, तो उसको केवल इस आधार पर ही आप बेल डिनाई नहीं कर सकते। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेपाल पीएम ओली विंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट। तो नेपाल में क्या हुआ, जो नए अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया है और उनको कितनी वोट मिली है? 263 टोटल वोट्स में से 188 उनके फेवर में मिली हैं और 74 उनके अपोजिट में गई हैं। Dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.